रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अमेरिका से प्लांट और मशीनरी को इंपोर्ट करती है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक पीआरआई है। ये बात तो हमें पता है। क्यों है ये पीआरआई? जब मैंने आपको पीआरआई की डेफिनेशन करवाई थी, तो पीआरआई की डेफिनेशन में आप लोगों को अगर अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था पीआरआई में कौन आता है। जब मैंने आपको सेकंड क्लोज बताया था, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। पीआरआई का मतलब कोई भी पर्सन या बॉडी कॉरपोरेट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्योंकि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पीआरआई तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पीआरआई है। ये अमेरिका से इंपोर्ट करती है प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लांट और मशीनरी क्या एसेट है? बिल्कुल एसेट है। क्या ये आउटसाइड इंडिया ये अल्ट्रेशन हो रहा है या ये प्लांट और मशीनरी इंडिया में आ रही है? ये भैया ये तो प्लांट और मशीनरी इंडिया में आ रही है, यानी कि आपकी जो एसेट तैयार होगी वो तो इंडिया में होगी। तो आउटसाइड इंडिया अल्ट्रेशन नहीं हो रहा, इंडिया के अंदर अल्ट्रेशन हो रहा है। और मैंने क्या बोला था, जब इंडिया के अंदर अल्ट्रेशन हो रहा है तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक खर्चा है और ये खर्चा आपने किया है प्लांट और मशीनरी को खरीदने के लिए, और खरीद करके उसे आप इंडिया में ला रहे हो। तो आउटसाइड इंडिया आपकी अल्ट्रेशन नहीं हुई है, इंडिया के अंदर अल्ट्रेशन हुई है। आपने तो केवल पेमेंट कर रखी है यूएसए में, और जब आपने यूएसए में पेमेंट कर रखी है यानी कि आपने एक्सपेंस कर रखा है, और एक्सपेंस करना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही है? क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? यस। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की जो लास्ट लाइन है, इसको अभी हम देखेंगे। ये लाइन अब ओमिट हो चुकी है, यानी कि कानून के अंदर ये वाली लाइन अब कट हो चुकी है, तो ये लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, अच्छा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर याद कर लेना, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो पीआरआई की आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन कर देता है, या फिर पीआरओआई की इन इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन कर देता है, इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते। देखो क्या लिखा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, यानी कि ये एक लिस्ट गवर्नमेंट ने बना करके हमें दे दी। गवर्नमेंट ने जो ये लिस्ट दी है, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल हाँ, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्या यही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है सिर्फ? गलत, सिर्फ यही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ये भी है। मैं फिर से बोलता हूं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जैसे कि ये एग्जांपल्स हो गए, इनके अलावा भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूं, जैसे पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड। मान लो, अब इनको याद करना पड़ेगा आपको, ये एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब इसको याद करना समझते हुए, ठीक है, समझते हैं। देखो कहता है पेमेंट ड्यू मतलब पेमेंट करनी बाकी है, इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तो मान लो मैंने इंपोर्ट किया, जब मैंने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने पर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इंपोर्ट किया प्लांट और मशीनरी को, तो क्या इसके लिए इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपेंस करना पड़ेगा? तो यस, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विसेज। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बोला कि भैया हमें यह टावर लगाना है, इस टावर के लिए हमें कुछ इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, और वो इंजीनियर्स कहाँ के हैं? वो अमेरिका के हैं। तो उनसे हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, तो इस कंसल्टेंसी सर्विसेज की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो वही बात वो कह रहा है, शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और
जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस के दौरान मुझे कुछ शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी भी मैंने ली है। मान लो मैंने अमेरिका के किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, वो भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो याद रख लेना, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं आपको कहूंगा ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में एज इट इज लाइन लिख करके दे देगा। पेमेंट ड्यू एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पेमेंट ड्यू एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने ये जया बच्चन जी का एग्जाम्पल आपको दिया था कि जया बच्चन जी ने लोन लिया है PROI से। अब इस लोन के ऊपर, अच्छा लोन लेना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करना ये जो है ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये ध्यान से सुन लो, लोन लेना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करना ये आपका क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। देख लो, पेमेंट ड्यू एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिविडेंड। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, यहां पर कोई फॉरेन का शेयर होल्डर है, मान लो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब रिलायंस कंपनी डिविडेंड बांटेगी ना बिल गेट्स को, बिल्कुल। तो ये डिविडेंड देना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की नज़र से क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो पेमेंट ड्यू एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिविडेंड, याद रखना है इस बात को। रिमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड। अगर कोई PRI है, उसके पेरेंट्स आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उसका स्पाउस अगर PRI हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, और अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड, स्पाउस यानी कि, और उसके या फिर चिल्ड्रन जो एब्रॉड में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उनको वो खर्चा पानी भेज रहा है। रिमिटेंस का मतलब होता है भेजना, ठीक है, रिमिटेंस का मतलब होता है भेजना। तो वो लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा पानी भेज रहा है पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो कि एब्रॉड में रिजाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ द पेरेंट, स्पाउस और चिल्ड्रन। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो स्पाउस हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके फॉरेन ट्रेवल में, उनके एजुकेशन में, उनके मेडिकल केयर में खर्चा हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो मेरी जो स्पाउस है उसको भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मुझे एजुकेशन के पर्पस के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो फीस पे करना एक एक्सपेंसेस माना जाएगा, और ये एक्सपेंस में किससे रिलेटेड कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एजुकेशन। किसका, स्पाउस का, चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स कई बार होता है भैया PhD लोग करते हैं, तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा कर रहा हो, या पेरेंट्स के फॉरेन ट्रेवल के लिए कुछ खर्चा कर रहा हो। मान लो कोई PRI है, वो सोच रहा है भैया अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप करवाऊंगा, ठीक है। अब फॉरेन ट्रिप के रिगार्डिंग उसका जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या मान लिया जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। मेडिकल केयर, मान लो कोई PRI है, उसे अपने पापा का आंखों का ऑपरेशन करवाना है, तो मेडिकल केयर के रिगार्डिंग उसका खर्चा हो रहा है, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो वैसे तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछ सकता है कि एक जो PRI है, PRI अपने पेरेंट के फॉरेन ट्रेवल के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस कर रहा है, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। वैसे तो अगर आप लॉजिक लगाओगे इसमें, एक्सपेंसेस करने पर कोई एसेट या लाइबिलिटी आपकी अल्टर नहीं हो रही आउटसाइड इंडिया, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो ये क्या ही होना चाहिए, ये बिल्कुल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इज दैट क्लियर टू यू। तो अभी तक जो मैंने आपको बात बताई थी कि साहब फेमा के अंदर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 2 तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन 2 क्लॉज नंबर E में गिवन है, जो कि हमने कवर कर ली। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन
सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे में गिवन है, यस जे में गिवन है, जो कि हमने कवर कर ली। अब सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हमें सेक्शन नंबर 6 में मिलेंगे, और सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन नंबर 5 में मिलेंगे। कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अब थोड़ा समझो इस बात को, क्या कहने का मतलब है कि प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 5 और 6 में मिलेंगे। मैंने क्या बोला, जैसे ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, कहता है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस करना है आउटसाइड इंडिया। मान लो जो मेरा बेटा है वो आउटसाइड इंडिया पढ़ने जा रहा है, अब मुझे खर्चा करना है। ये खर्चा क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब आता है, भैया खर्चा करना चाहते हो, कितना अलाउड है? क्या पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारे ऊपर खर्च कर दें हम? द आंसर इज नो। तो इसी बात का जवाब हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 5 में। इसी बात का जवाब हमें क्या मिलेगा, सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाना चाहता हूं। इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझो। मान लो मिस्टर रमेश है। मिस्टर रमेश कहता है कि भाई देखो, मुझे अपने बेटे की एजुकेशन के लिए, फॉरेन में उसकी एजुकेशन होने वाली है, मुझे $1,00,000 की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, रमेश क्या करेगा, 70 लाख रुपए इसको देगा। 70 रुपए का रेट चल रहा है मान लो, और ये $1,00,000 ऑथोराइज्ड पर्सन रमेश को दे देगा। ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 1 टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेन सिक्योरिटी। नाउ रमेश जो है वो ऑथोराइज्ड पर्सन से क्या करता है, $1,00,000 से ले लेता है और 70 लाख रुपए बदले में दे देता है। देखो, $1,00,000 से ले लेना, इस चीज को हम कहते हैं रमेश ने ऑथोराइज्ड पर्सन से $1,00,000 ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ, ठीक है, या ड्रॉवल, है ना। अब मान लो ड्रॉ का मतलब समझ आ गया। ड्रॉ का मतलब होता है ऑथोराइज्ड पर्सन से जो इसने $1,00,000 से लिए, इसी लेने को हम बोलते हैं ड्रॉ कर देना। अब मान लो कि इसके 1,00,000 के $1,00,000 खर्चने पे इसके $10,000 जो थे वो पेंडिंग रह गए, वो बच गए। पूरे खर्चने पे $10,000 इसके बच गए। अभी आप आगे जाकर के पढ़ोगे, फेमा के अंदर नियम है। फेमा के अंदर क्या नियम है कि ये जो रमेश है ना, ये $10,000 इंडिया के अंदर अपने पास नहीं रख सकता। इसको ऑथोराइज्ड पर्सन को ये वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये फॉरेक्स है, गुल्लक का पैसा है, और उस गुल्लक के अंदर मैंने आपको पहले बताया था सरकार की कोशिश क्या है कि हमारा गुल्लक हमेशा भरा रहे। तो अननेसेसरी इंडिया के अंदर आप $10,000 से रख करके क्या कर रहे हो भाई, यहां रखो ना गुल्लक के अंदर। तो रमेश जो है ऑथोराइज्ड पर्सन को ये $10,000 दे देगा। देने को हम क्या बोलेंगे, सेल कर देना। तो अगर कोई बोले फेमा के अंदर ड्रॉ करने का क्या मतलब होता है, तो जो रमेश है यानी कि जो PRI है, जो वो ऑथोराइज्ड पर्सन से लेता है, उसको लेने को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ करना, और जब देता है, देने को हम क्या बोलते हैं, सेल कर देना। ठीक है, अब देखो मैं समझा क्या रहा था, मैं यही समझा रहा था कि ये जो रमेश है, क्या इसको हम कितना भी अलाउ कर देंगे डॉलर्स? इस चीज का जवाब हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 5 में। तो देखो क्या करता है, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ। सेल का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन को दे देना, और ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन से ले लेना। और कब लेगा और कब देगा वो मैं आपको बता चुका हूं। कहता है एनी पर्सन में सेल। अब ये ड्रॉ और फ्रॉम को छोड़ दो, इधर का पढ़ते हैं हम सबसे पहले। एनी पर्सन में सेल फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन को वो फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकता है। ये मैंने बोला ना 10,000 रुपए क्या है, ये $10,000 क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, दूसरी वीडियो में, कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। तो ये जो हम क्या कह रहे हैं सेक्शन नंबर 5 के मुताबिक, कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन को। अच्छा, कोई भी पर्सन ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज। मेरी पेन देखो कहाँ कहाँ जा रही है। कोई भी पर्सन ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज ऑथोराइज्ड पर्सन से। तो ये बात तो मैंने लिखा था। रमेश कौन है, कोई भी पर्सन, यानी कि PRI, कोई भी पर्सन ना, कोई भी पर्सन
ऑथराइज्ड पर्सन से ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज। $1,00,000 क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। इफ सच सेल और ड्रॉवल इज ए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या बताई थी मैंने पहले? कि जो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस मिलेंगे वो सेक्शन नंबर 5 में मिलेंगे। तो कहता है, अगर मैं इन शॉर्ट अब एक लाइन में बोलूं, सेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर कोई पर्सन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज को सेल और ड्रॉ करना चाहता है तो वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। सवाल अब उठता है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन ध्यान रखना, यहां से तो क्या पता लगा सेक्शन नंबर 5 से कि मुझे जितने डॉलर चाहिए सब मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक impose such reasonable restrictions for current account transactions as may be prescribed। इस पूरी लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या बोला गया? कहता है सेक्शन नंबर 5 ने बोला कि भाई देखो, अगर कोई पर्सन सेल या ड्रॉ करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, तो ऐसा कर सकता है। क्या कितना भी कर सकता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट बता देगी, उस लिमिट तक आपको करना पड़ेगा, उस लिमिट से आप आगे नहीं जा सकते। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट कहां पर बताई है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया, एक रूल निकाल दिया। अच्छा देखो, जो ये फेमा का कानून है, जो ये फेमा का कानून है, इस फेमा के कानून में रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और रेगुलेशंस बनाने की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, सवाल यह उठता है कि साहब ये रूल क्या होता है और ये रेगुलेशन क्या होता है? इसका जवाब आपको सेक्शन नंबर 5 से मिल गया। सेक्शन नंबर 5 ने क्या बोला? सेक्शन नंबर 5 एक्ट का कानून है, फेमा एक्ट का कानून है। सेक्शन नंबर 5 एक्ट ने क्या बोला कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड पर्सन से या ऑथराइज्ड पर्सन को। किस लिमिट तक करोगे वो लिमिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो एक्ट ने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, अब उसकी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो लिमिट वगैरह की पावर होती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है अलग अलग कानून में, ये आरबीआई को दे दी जाती है। तो ये जो इसी चीज को हम कहते हैं रूल्स बनाने की पावर, इसी चीज को हम कहते हैं रेगुलेशन बनाने की पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा और आरबीआई क्या बनाएगा? रेगुलेशंस बनाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 5 के तहत जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर का यूज किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर का यूज करते हुए क्या बनाया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। ठीक है, अब ये रूल्स क्या होते हैं इस चीज को हम आगे समझेंगे, लेकिन इतनी बात आपको समझ आ गई। अभी तक इस पूरी वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई के मुताबिक, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर जे के मुताबिक, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप किस लिमिट तक कर पाओगे ये सेक्शन नंबर 5 बताएगा, और सेक्शन नंबर 5 ने किस प्रकार से बताया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करते हुए फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 बना दिए। अब उन रूल के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगा कि ठीक है, अगर आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो ठीक है, आपको इतना फॉरेन एक्सचेंज हम दे देंगे। ये ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। ये वाली करनी है, ठीक है, आपको इतने लिमिट तक मिल जाएगा। तो वो सारी बातें अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हो तो मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो हमें प्रोविजंस पढ़ने हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे वो सेक्शन नंबर 6 में पढ़ेंगे, और सेक्शन नंबर 6 में भी आपको यही बातें मिलेंगी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और रेगुलेशंस बनाने की पावर आरबीआई के पास है। तो सेक्शन नंबर 6 में भी वही बात आपको मिलेगी। क्या बात मिलेगी? कि कोई भी पर्सन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन को या ऑथराइज्ड पर्सन से सेल या ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को, प्रोवाइडेड उस लिमिट तक कर सकता है जो आरबीआई ने बता रखी है। और आरबीआई ने
लिमिट बता दी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, परमिसेबल, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000 का यूज करते हुए। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समअप करूं, अभी तक मैंने आपको यह बताया कि फेमा के अंदर दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई में गिवन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे में गिवन है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है, किस लिमिट तक कर सकते हो, कहां तक कर सकते हो, ये सेक्शन नंबर 6 बताएगा। और सेक्शन नंबर 6 किसकी मदद लेता है? आरबीआई की मदद लेता है। और आरबीआई ने रेगुलेशन निकाल दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। इसी प्रकार से अगर आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे ने बताया। किस लिमिट तक कर पाओगे, ये सेक्शन नंबर 5 ने बताया। और सेक्शन नंबर 5 ने किस